समझता हूँ कि यहाँ पर जरदारी साहब से वो एक्स प्रेसिडेंट है, उनसे किसी ने सवाल किया जब वो आजाद हुए थे, तो उसके बाद थोड़ा अर्सा बाद उनसे गुफ्तगू हुई किसी सहाफी की, तो उन्होंने कहा कि जी कौन सी ऐसी चीज है या कौन सा ऐसा वक्त है जब आप सबसे ज्यादा खुशी महसूस की आपने? तो उसने कहा कि ये जब मैं जेल से रहा हुआ तो उस वक्त मैंने सबसे ज्यादा खुशी महसूस की, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में और ये इस सारे खिते में जेलों की जो सूरत हाल है वो इस कदर मुश्किल बन चुकी है कि जेल काटने वाला, असीरी में रहने वाला शख्स जो है वो तमाम तर अपनी बुनियादी इंसानी हकूक जो है उनसे महरूम हो जाता है, और फिर जब वो वहां से खलासी पाता है तो वो बड़ी खुली फजा में जब निकलता है तो बड़ी खुशी महसूस करता है। अपनों को जब आता है तो वो सोचता है कि जो चीजें मेरी मुअत्तल हो गई थी वो फिर से बहाल हुई हैं, तो जब कोई चीज बहाल हो तो वो हर तरह से अपने अंदर एक नई खुशी जो है वो महसूस करती है। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ कि जब मैं जेल से रहा हुआ हूँ और फिर अपने घर वापस लौटा हूँ तो मैंने अपने खानदान को सलामती से पाया, फिर तमाम दोस्त अहबाब अजीज व कारब से जब राब्ते हुए, तो मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है। और खास तौर पर 5 साल तक जिस काम के लिए मैंने स्ट्रगल की जेल में रहकर, जब उसमें खुदा ने अपने लोगों की दुआओं के वसीला से उस मामले को बेहतर किया और उस सारे मुश्किलात पर खुदामंद जो है वो उसने काबू पा लिया, तो फिर ये एक और ज्यादा खुशी थी मेरे लिए कि ना सिर्फ 1, 2, 3 बल्कि जितने मुल्जमान गिरफ्तार थे सबके सब को खुदा ने रहाई बख्शी। और वो चीज जो जेल में जाने के बाद मैंने खुदामंद से दुआ की कि आए खुदामंद, तू जो कदूस और रहीम है, मैं तेरे हजूर से इन अपने हवालाती भाइयों में से 1, 2, 3 नहीं बल्कि सारे के सारे लोगों की डिमांड करता हूँ। तो खुदा ने मेरे उस मान को, मेरी उस दरखास्त को मान लिया, अपने हजूर कबूल किया, और जिस तरह से पूरी दुनिया में बहन भाइयों ने दुआएं की हैं, कलीसियाएं बिल्कुल इस पे खड़ी रही हैं, हर फोरम पे इस पे बात हुई है, मैं बेहद मशकूर हूँ। और जितने 40 लोग आए हैं मेरे साथ रहा होकर, वो सब के सब उन सब भाइयों के बेहद मशकूर हैं जिन्होंने हमारी रहाई में अपना कंट्रीब्यूशन डाला है। जी, ये तो असलम परवेज साहब से बात हुई हमारी के रिहाई में कंट्रीब्यूशन। अभी हम चलते हैं इसी किस्से को यहाँ से लेके। जनाब सरवर भट्टी साहब, खुशी का दिन, आपने कल पोस्ट बड़ी शौक से लगाई, खुशी का इजहार किया, आज इनके साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस रिहाई को किस नजर से देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ न्यूकास्टल नेटवर्क का कि उन्होंने मौका दिया कि असलम परोवेजसहूतरह साहब से डायरेक्ट बात हो सके। कल यकीन करें जब इनकी बेटी का मैसेज मुझे आया, इनबॉक्स मैसेज आया, और सबसे पहले मेरे मुंह से निकला जय मसीह। खुदावंद का शुक्र हो कि हमारे मसीह भाई आजाद होकर घर आ गए। और मैं इसके लिए खास तौर पर सहूतरह साहब से खास मुबारक देना चाहता हूँ कि बहुत बहुत मुबारक हो। और उसके बाद हमें मालूम है कि पाकिस्तान में मुबारक आप। थैंक यू जी। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जेल के हालात या जेल में कैदी होना या असीर होना, और फिर एक ऐसे जुर्म में जो आपने किया भी ना हो और उसकी सजा पाना, वो क्या कहते हैं कि जी जो काम हमने किया ही नहीं उसको भी भुगतना पड़ा आपको। तो एक खास बात जो मुझे बहुत ज्यादा पिंच करती थी और बहुत ज्यादा दुख हुआ वो सुनकर, ये न्यूज में भी आया था, आपको दावत दी गई तमाम मसीहों को, तमाम 40 जितने भी इस्लाम थे उनको दावत दी गई कि अगर आप इस्लाम कबूल कर लें तो आपको रिहाई मिल सकती है। क्या ये सच्ची बात है? पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा था तो समझ नहीं आती हमारे अदलिया के इंसाफ की कि भी ये कौन सी ऐसी शर्त है कि अगर हम कन्वर्ट हो जाएं तो हमें जो हमने किया है वो भी माफ हो जाए। जी सहूतरह साहब, आप इनका जवाब क्या देना चाहेंगे? जी भट्टी साहब, पहले तो मैं भट्टी साहब का बेहद मशकूर हूँ कि मेरी गैर हाजिरी में जब मैं जेल में था, भट्टी साहब ने, समसन जवेद साहब ने, आप सब बहन भाइयों ने बड़ी ताकत से जो है रहाई के लिए बड़ी कोशिश की है, जद्दोजहद की है।
आऊं मैं अपने सवाल की जवाब की तरफ। ये बात बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि हम 40 लोग इकट्ठे पेश होते थे और एक ही जगह हम इकट्ठे बंद हैं। और जब ये वाकया हुआ मेरे सामने था और मेरे साथ और 2 और लड़के थे जिनसे गुफ्तगू हुई, और ये एक बार नहीं बल्कि एक से ज्यादा बार उसी शख्स ने ये गुफ्तगू की। और जब इस पे ह्यूमन लिबरेशन कमीशन के सेक्रेटरी जनरल नसीब अंजम चौधरी एडवोकेट जो है, नसीब मसीह चौधरी एडवोकेट जो है, उन्होंने बड़ा शोर शराबा किया। फिर उस वक्त मुझे याद है कि एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने उस पे स्टोरी लॉन्च की थी, वो थे इसमें एक्सप्रेस ट्रिब्यून में। तो जब उस भाई का ने वो स्टोरी चलाई तो उसके बाद अगले ही रोज बड़ी उसे मुश्किलात थी यहाँ, और मेरा ख्याल तीसरे या चौथे रोज उस पे अटैक हुआ और मेरा ख्याल वो 2-3 साल तक वो बेड पे रहा है। और अब उसकी फैमिली और वो जो भाई है वो आपस में जुदा जुदा हैं, बड़ी दूर दूर हैं, बड़ी यानी। लेकिन ऐसा शख्स जिसने सच्चाई लिखने के लिए अपने जिस्म की, अपने बदन की बड़ी कुर्बानी दे दी, मैं उसे खराजे तहसीन पेश करता हूं। आज मुझे फर्स्ट डे ये मौका मिला कि मैं राना तनवीर का नाम लेकर ये कहूं, तू एक बहादुर कलमकार है, तू एक सच्चाई का अलंबरदार कलमकार है। और मैं उसना खबर ये है कि हमने उसे खराजे तहसीन नहीं पेश किया, हमने उसके साथ अफसोस नहीं किया। और वो अटैक क्यों हुआ, वो थोड़ी बात लंबी तो जरूर हो जाएगी, लेकिन आपको पूरा उसकी तफसील पता चल जाएगा। जब उसे होम डिपार्टमेंट में इसके लिए वो इंक्वायरी हेल्ड हुई, ह्यूमन लिबरेशन कमीशन के जनरल सेक्रेटरी नसीब अंजम साहब ने वो दरखास्त एक दी थी, तो उस पे जब बातचीत हुई तो उस जर्नलिस्ट को भी बुलाया गया था। तो वो स्टोरी उसने बकायदा तस्दीक करके, उसने वो जो प्रोसिक्यूटर अनीस क्रैशी था उनका नाम, उन्होंने तस्दीक कर दिया कि ये मैंने कहा है, और ये उसने अपनी स्टोरी में लिख दिया। और जब उसे बुलाया गया बतौर गवाह तो उसने जाकर कहा कि जी मेरी अनीस कुरैशी से ये बात हुई है, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। और उसके बाद उस पर वो अटैक हुआ। अब वो पाकिस्तान में नहीं है, पता नहीं बेचारा कहाँ है। मैंने पता करवाया आते, मेरा पहला ख्याल था कि वो मेरा उससे राब्ता हो, उसका शुक्रिया अदा करूं अपनी। यकीनन उसके दिल में बड़ा गिला होगा कि भाई जिनके लिए मैंने किया उनमें से किसी ने ये भी नहीं पूछा कि भाई हड्डी पूरी टूट गई है, कम टूटी है, एक पसली टूटी है, तेरा जो चूकना है वो मुकम्मल ही जाया हो गया है। यानी पाकिस्तान में उसे वो किसी हॉस्पिटल में जहां रहा है कई माह तक, उसे बड़ी मुश्किल से अपने इलाज के लिए छुप कर इलाज करवाना। अच्छा सोत्रा साहब यहाँ से हम बात लेते हैं, सरवर साहब की तरफ चलते हैं। एक्चुअली मैं सोत्रा साहब से चंद और क्वेश्चन भी करना चाह रहा था। जैसे उन्होंने कहा कि हमारे उस जर्नलिस्ट को किसी ने पूछा नहीं, तो मैं सोत्रा साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जेल जाने से पहले 2015 से पहले मैं आपको जानता हूँ कि हर इशू, मिनॉरिटी के इशू पे, हर गवर्नमेंट के इशू पे, हर इंसानी हुकूक के इशू पे आप बात किया करते थे, आप एहतजाज किया करते थे, सड़कों पे आया करते थे। और मुझे बड़ी खुशी होती थी कि हम में भी एक बंदा ऑन ग्राउंड ऐसा लीडर है मौजूद जो हर एक बात करता है, और उसके लिए एहतजाज भी होते हैं, उसके लिए लोगों को बाहर भी निकाला जाता है, उसके लिए गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर भी किया जाता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 5 साल जेल की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद अब आप बाहर आए हैं, क्या आप अपना वो काम, इंसानी हुकूक का काम उसी तरह जारी रखेंगे, या जिस तरह आपने जिक्र किया कि हम कुछ लोगों, हमारे ही लोगों ने जिनके लिए वो काम कर रहे थे उन्होंने पूछा नहीं, और मेरे ख्याल में आपको भी उस तरीके से या उस लेवल पे या हमारी उस सियासी लीडरशिप में जो इन दिनों मौजूद थी जब आप अरेस्ट हुए, तो उन्होंने भी उस तरीके से आपको नहीं पूछा। तो क्या आप भी ये गिला करते हैं, या इस गिला को लेके आप आइंदा अपने प्रोग्राम को कुछ कम करेंगे, या इसी तरह अपनी जद्दोजहद जारी रखें? भट्टी साहब, मैं खूबसूरत आपके सवाल का
کے لیے بڑا شکر گزار ہوں. بڑا یعنی مشکل اس کا جواب ہے لیکن میں دوں گا کیونکہ میں نے سوالوں کے جواب دینے کے باعث سچائی سے اپنی قوم کی نمائندگی کرنے کے باعث جیل قبول کر لی لیکن اپنا پاسپورٹ پر کسی کو مہر نہیں لگانے دی کہ میں بھاگ جاؤں. مجھے کسی نے کہا جی میں کھڑا ہوں آپ آئیں سب کچھ انتظام ہے تو میں نے اسے جواب دیا نہیں میرا ایک بیٹا ہے. لوگ جب میں مر گیا تو بعد میں لوگ اسے کسی اور نام سے پکاریں گے کہ تیرا باپ جو ہے وہ بڑا اچھا تھا تو وہ پیٹھ چھپا کے نا بھاگ گیا ہے. تو وہ میں نے یہ جانتے ہوئے کہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو میرے سارے اس کام سے جو میں پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کے حقوق کی بحالی کے لیے کرتا ہوں, جو میں جبری مشقت کے ستائے ہوئے لوگوں کی پسماندگی کے خاتمے کے خلاف کرتا ہوں, جو میں اپنے ان لوگوں کے جن کے پاس آواز نہیں ہے جن کو میں آواز مہیا کرتا ہوں, وہ لوگ جو ہیں مجھے ان کے لیے پاکستان میں کام کرنا ہے. اور یہ میرا ایک بڑا خاص نعرہ تھا, پوری دنیا میں لوگوں نے اسے پسند کیا اور آج بھی کرتے ہیں, بہت لوگوں نے اسے اپنا لیا ہے. میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ میں بہت آدمی ہوں جس نے سلیکشن میں حصہ نہیں لیا, اس میں کوئی چیز اپنے لیے جو ہے نا حاصل نہیں, ورنہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو بطور جنرل کونسلر یونین کونسل کے جنرل کونسلر کے طور پر میرے ریکمینڈ میری پارٹی کے نمائندہ کے سامنے ہار گئے, بعد میں وہ ایم پی اے بنے, منسٹر بنے اور پھر پتہ نہیں کیا کیا بنے, اور اب وہ کیا بن گئے ہیں بس یہ خدا ہی جانتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رہی بات میری تبدیلی کی, اس میں تبدیلی تھوڑی سی آئی ہے, ہاں جی بڑی خوبصورت تبدیلی آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر شخص میں آنی چاہیے.